हम पढ़ रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th। और इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके थे कि कैसे पेरिस जो शहर था वहाँ पर लोगों ने कैसे बास्तिल की जेल पर अटैक कर दिया था और जो फार्मर्स थे उन्होंने टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जला दिया था और उन्होंने जो अनाज के भंडार थे वहाँ से अनाज को लूट लिया था। तो इस सिचुएशन का रिज़ल्ट जो भी ये सिचुएशन खड़ी हुई थी पेरिस में, तो जो फाइनली लुई 16 था उसने क्या किया, नेशनल असेंबली को परमिशन दे दी और एक्सेप्ट कर लिया कि जो उसकी पावर्स होंगी वो अंडर कंट्रोल रहेंगी कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जब 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया और जो क्लर्जी थे उनको फोर्स्ड किया गया कि वो अपने जो प्रिविलेज हैं, यानी कि जो वो कहते हैं कि हमें बर्थ राइट दिए गए हैं, उनको वो गिव अप कर दे। और टाइड जो टैक्स था वो एबोलिश कर दिया गया। टाइड कौन सा टैक्स था? जो चर्च को दिया जाता था। और जो लैंड, यानी कि चर्च ने क्या की हुई थी, जो पादरी थे, जो क्लर्जी थे, उन्होंने चर्च के नाम पर काफ़ी सारी लैंड एक्वायर की हुई थी, तो उस लैंड को क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि राजा का शासन तो रहेगा, लेकिन राजा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या किया गया कि जो राजा की जो पावर्स थी उनको लिमिट में रखा गया और जो पावर्स थी वो किसी वन पर्सन के हैंड में ना रहकर उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया गया। और जो पावर्स थी यहाँ पर 3 गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स को सौंपी गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये देखिए यहाँ पर क्या है, द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, यानी कि जो फ्रांस का संविधान था वो 1791 में बना था। और उस संविधान के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन आई, अब फ्रांस में उस टाइम टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 28 मिलियंस थी। तो इनमें 4 मिलियंस ऐसे लोग थे जो वोट डाल सकते थे और उनको एक्टिव सिटीजन के नाम से जाना जाता था। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल आते थे, मेल भी वो जिनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा होती थी और जो टैक्सेस पेड करते थे। और 3 मिलियन लोग ऐसे थे जो वोट नहीं डाल सकते थे, उनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। इसमें चिल्ड्रन और वोमेन आते थे और इनकी एज 25 ईयर्स से कम होती थी और ये लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे हम कि कैसे जो सरकार बनती थी वो क्या होता था, कि कैसे यहाँ पर जो देखिए जो एक्टिव सिटीज़न है वो वोट डालते थे और वोट डालकर वो 50,000 मैन यानी कि इलेक्टर के रूप में चुनते थे। अब इन 50,000 में से 75 मेंबर्स मिलकर नेशनल असेंबली बनाते थे। तो ये किस में आते थे? लेजिस्लेचर में, यानी कि जो अब कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स बनाएंगे। तो ये लेजिस्लेचर है। अब जो ये नेशनल असेंबली है वो किसको कंट्रोल में रखती थी? एक किंग को और दूसरा वो मिनिस्टर को। किंग और मिनिस्टर किसके कौन सी ऑर्गन में आएंगे? एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो ये भी नियम बना रहे हैं, पॉलिसीज़ जो बना रहे हैं, उनको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? या तो किंग करेगा या फिर मिनिस्टर्स करेंगे। तो यहाँ पर जो लेकिन मिनिस्टर का भी कंट्रोल रहता था, किंग का भी कंट्रोल रहता था नेशनल असेंबली पर। कैसे? वीटो पावर के जरिए। वीटो पावर क्या होती है? जहाँ पर राजा कुछ मामलों में जो राजा है अगर वहाँ पर कोई भी डिसीजन को लेकर मना कर दे तो फिर मना ही होगा, तो उसको वीटो पावर कहा जाएगा। और एक और जो थर्ड था जुडिशरी, उसमें क्या होता था कि जो एक्टिव सिटीजन वो वोट के ज़रिए क्या चुनते थे? जज चुनते थे जो जुडिशरी में आते थे। और इनका काम क्या था कि ये देखना कि कोई जो लोग हैं वो अपना काम जो है वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक डिक्लेरेशन से शुरू होता था जिसमें राइट ऑफ मैन के बारे में बात कही गई थी। यहाँ पर 4 राइट दिए गए: राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रांस में कैसे मोनार्की ख़त्म हुई वो और वो
पूरे तरीके से क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। क्योंकि अभी यहाँ तक क्या चली हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली हुई थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पर मोनार्की ख़त्म होती है और जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बन जाता है। जो लुई 16 था, हालांकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए थे, लेकिन वो उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा था। तो जो राजा था वो अपने कुछ सीक्रेट वो बातचीत चल रही थी उसकी, जो प्रशिया के राजा था उसके साथ सीक्रेट बातचीत चल रही थी कि कैसे इस नेशनल असेंबली को कंट्रोल में रखा जाए और कैसे पहले की तरह मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन इतने में ये लोग डिसीजन लेते, इससे पहले ही क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी उसने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके खिलाफ, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो इस वॉर में जो बहुत सारे वॉलेंटियर यानी कि जो अपनी इच्छा से, यानी कि जो यंग बॉय थे वो अपनी इच्छा से आर्मी को ज्वाइन करने लगे, और ये लोग एक सॉन्ग, एक गाना गाते थे जिसको मॉर्सिलस के नाम से जाना जाता था। और जो ये गाना था मॉर्सिलस, ये बाद में जो फ्रांस का क्या बन गया था, नेशनल एंथम बन गया था, राष्ट्रगान बन गया। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें भी कुछ कमियां थी, क्योंकि उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ रिच पर्सन्स को दिए गए थे। उसमें जो रेस्ट ऑफ पीपल थे, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, वीकर सेक्शंस थे, उनमें उनको टोटली इग्नोर किया गया था। तो जो ये लोग थे ये अपने इंटरेस्ट को, अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए ये पॉलिटिकल क्लब बनाने लगे। तो इन्हीं पॉलिटिकल क्लब में से एक बहुत ही सक्सेसफुल क्लब रहा जिसको जैकोबिन क्लब का नाम दिया गया। और इस क्लब में कौन लोग शामिल हुए, जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक हो गए, वॉच मेकर हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए। तो ये सारे इस टाइप के लोग इस जैकोबिन क्लब में शामिल हुए। और जो जैकोबिन क्लब का लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। तो इसने इस क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने स्टार्ट क्या कर दिया था कि वो एक पूरा लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र डालते थे। और उस ट्राउज़र को डालने का मतलब क्या था कि ये लोग अपने आप को फैशनेबल जो सेक्शन था उससे अलग शो करना चाहते थे, उनसे अलग दिखाना चाहते थे खुद को। और जो जेंट्स थे वो सर पर रेड कैप डालते थे। रेड कैप किसका सिंबल मानी जाती थी, लिबर्टी का। लेकिन जो लेडीज़ थी उनको रेड कैप डालने की परमिशन नहीं थी। तो 10 अगस्त की जो सुबह थी, 10 अगस्त की जो सुबह थी, तो जो ये जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे ये एक योजना पर काम कर रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं, राजा के महल में घुसकर राजा पर अटैक कर देते हैं, और जो राजा के वहाँ पर सैनिक होते हैं उनको मार देते हैं। और राजा को पकड़कर कई घंटों तक ये क्या करते हैं, उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसको बंदी बनाकर रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो असेंबली में वोट डाले जाते हैं और वो राजा के खिलाफ डलते हैं, और उन वोट के ज़रिए राजा को सज़ा मिलती है कि उनको जेल में रखा जाएगा। और जब राजा को जेल में डाल दिया गया तो उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, और उसमें क्या होता है कि 21 ईयर्स और उससे ज़्यादा की जो एज वाले लोग होते हैं, यानी कि मेन होते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाता है कि चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है चाहे ना है, अगर उसकी एज 21 साल या 21 साल से ज़्यादा है तो उसके पास राइट टू वोट है। तो इन इलेक्शन के ज़रिए एक नई असेंबली बनाई गई जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्की टोटली ख़त्म हो गई, और वहाँ पर जो रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो गई, यानी कि जो फ्रांस था वो एक डिक्लेयर कर दिया गया, एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दी गई। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है, यहाँ तक कि जो हेड होता है वो भी लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, और यहाँ पर कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती है। तो जब ये हुआ, मोनार्की ख़त्म हो गई और फ्रांस रिपब्लिक बन गया, रिपब्लिकन कंट्री बन गया। तो उसके बाद लुई 16 था जो उसको मौत की सज़ा सुना दी गई, और उसके ऊपर चार्ज ऑफ ट्रीजन लगाया गया, यानी कि देश विद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। और 21 जनवरी 1793 को उनको फांसी दे दी जाती है। बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द राइन ऑफ टेरर,
आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक नंबर में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि राइन ऑफ जो टेरर है उसके बारे में आपने लिखना है, या फिर जो राइन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड कब रहा है, तो वो टाइम पीरियड क्या रहा है 1793 से 1794। इसमें क्या होता है कि जो जैकोबिन क्लब होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि उसका लीडर कौन होता है, रॉबेस्पियर होता है, और वो एक पॉलिसी को फॉलो कर रहा होता है, और वो पॉलिसी किस पर बेस्ड होती है, कंट्रोल और पनिशमेंट पर। यानी कि जो जब राजा मोनार्की ख़त्म हो जाती है, तो जो उसके बाद, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए मोनार्की ख़त्म होती है, राजा को ये जेल में डलवा देते हैं, तो उसके बाद जो रॉबेस्पियर था वो अपनी सरकार बनाता है, और ये अपनी एक पॉलिसी को लेकर चलता है जो कंट्रोल और पनिशमेंट पर बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो इसको लगता है कि इसके खिलाफ़ हैं, रिपब्लिक के ख़िलाफ़ हैं, यानी कि कोई भी इसको लगे, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो एक्स नोबल्स हों, चाहे किसी और पार्टी के मेंबर्स हों, यहाँ तक कि इसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स भी जो इसके मेथड को पसंद नहीं करते थे, उनको ये अरेस्ट करता था, जेल में डालता था, और अगर जो कोर्ट है वो उनको गिल्टी मतलब फाउंड करती थी, दोषी उनको करार देती थी, तो उनको गुलोटिन कर दिया जाता था। गुलोटिन क्या थी, एक मशीन थी, एक डिवाइस थी जिसके दोनों तरफ पोल होते थे और एक ब्लेड होता था जिसके ज़रिए एक पर्सन को उस जो सर था उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था। और इसका नाम जो इसको इन्वेंट किया था उनका नाम डॉक्टर गुलोटिन था, इसीलिए इस डिवाइस का नाम भी गुलोटिन डिवाइस पड़ा था। तो यहाँ पर जो रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या थी, वो मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस की उसने क्या कर दिया था, वेजेस और प्राइसेस की सीलिंग कर दी थी। और मीट एंड ब्रेड राशन, यानी कि उसने जो मीट एंड ब्रेड था उसकी राशनिंग कर दी थी। राशनिंग का मतलब क्या होता था कि अब जब चाहे या रोज़ लोग मीट या ब्रेड नहीं खरीद सकते थे। इनका कंट्रोल जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन था इन दोनों का, उस पर कंट्रोल होता था कि कब किस दिन क्या कहाँ बटेगा। और पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। और जो किसान थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी जो फसल है उसको शहरों में लेकर जाएं और उन कीमतों पर बेचें जो सरकार ने तय की हैं। और यहाँ पर जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था, जो सफ़ेद आटा था, वो बहुत महंगा होता था, उसके यूज़ पर रोक लगा दी गई। तो जो लोग उसको यूज़ करना चाहते थे वो उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। और इसने क्या किया कि जो चर्च थे उनको शट डाउन कर दिया, उनको बंद कर दिया, और उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो कन्वर्ट कर दी गई थी। या तो वहाँ पर सरकारी ऑफिसेज बना लिए गए थे, या बैरक्स, यानी कि या फिर वो सेना के जहाँ पर सेना को इकट्ठा होगी, सेना रखी जाएगी, उसके बैरक बना लिए गए थे। तो फाइनली क्या होता है कि जो वो कोर्ट के द्वारा क्या पाया जाता है, कन्विक्टेड, यानी कि उसको दोषी करार दिया जाता है। और 1794 को उसको अरेस्ट किया जाता है, और उससे अगले दिन ही उसको उसी की मशीन पर जो वो रखता था, या जो वो लोगों को सज़ा देता था, तो खुद भी उसका उसी मशीन पर जो उसका सर था, उसका हेड था, उसके शरीर से अलग करके उसको पनिशमेंट दी जाती है। और डायरेक्टरी रूल फ्रांस, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जब जैकोबिन सरकार गिर जाती है तो उससे क्या होता है कि जो रिच पीपल होते हैं वो आगे आते हैं और वो पावर्स को अपने हाथ में ले लेते हैं, और एक नया संविधान सामने आता है। और उस संविधान में जो लोग ऐसे होते हैं नॉन प्रॉपर्टी टू, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनको मना कर दिया जाता है कि वो वोट नहीं डालेंगे। और यहाँ पर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती हैं, और उनमें मतलब एक 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी बनाई जाती है। तो जो ये 5 मेंबर्स होते हैं इनकी आपस में ही बहस चलती रहती है, यानी कि इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा कौन उठाता है, नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक मिलिट्री डिक्टेटर होता है। तो इस वजह से फ्रांस में दोबारा से नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राइज हो जाता है। डिड वोमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या लेडीज़ ने, औरतों ने भी क्रांति की थी?
बिल्कुल की थी, क्योंकि जो लेडीज़ थे उनके 60 क्लब थे, लेकिन उनमें जो सबसे फेमस था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन। और इनकी मेन डिमांड क्या थी कि जैसे मेन को अधिकार दिया गया है राइट टू वोट का, ठीक वैसे ही उनको भी दिया जाए। जो वोमेन थी वो बहुत निराश थी, क्योंकि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उनको पैसिव सिटीजन दिखाया गया था। तो जो मतलब सरकार थी, उस सरकार ने सोशल रिफॉर्म्स तो किए, जैसे कि जो स्कूलिंग थी वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी गई, और जो लेडीज़ थी उनकी मतलब मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी शादी नहीं हो सकती थी, डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया। और जो अब वोमेन थी वो आर्टिस्ट भी बन रही थी, काम भी कर रही थी, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बिजनेस भी वो चला रही थी। लेकिन जो वोमेन की स्ट्रगल थी वो पॉलिटिकल राइट के लिए वो कंटिन्यू रही, कि उनको समाज में एक दर्जा तो मिलता रहा, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। तो उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहा, और तब कहीं जाकर 1946 में फ्रांस में वोमेन को राइट